दोनों फौजों के गलासों में जसवंत ने बेहोशी तारी करने वाला सफूफ इतनी फुर्ती से मुंतकिल किया कि मुझे भी कानो कान खबर ना हो पाई थी। थोड़ी देर के बाद ही वो दोनों खराटे लेने लगे। नाई की वर्दी जसवंत ने पहन ली और सिपाही की मैंने। बटालियन हेडक्वार्टर पर हम करीबन 8 बजे ही पहुंचे थे, क्योंकि उसके बाद दाखिले की इजाजत नहीं थी। जिन लोगों की वर्दियां हमने पहन रखी थी उन्होंने असला अपने यूनिट से हासिल करना था, लेकिन हम इतने नहते भी नहीं थे। अपने ऑटोमेटिक पिस्तौल, जिनकी अहमियत इस माहौल में न होने के बराबर थी, हमने लिबासों में छुपा रखे थे। हम दोनों एक दूसरे से थोड़े थोड़े फासले पर चलते हुए इन फौजियों के साथ अंदर दाखिल हो गए, जो हमारी तरह बड़ी जल्दी में दिखाई देते थे। बटालियन हेडक्वार्टर के गेट पर खड़े मिलिट्री पुलिस के मुसल्लह गार्ड ने एक सरसरी सी नजर हम पर डाली। इस हेडक्वार्टर में बांट बांट के लोग इकट्ठे किए गए थे, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास नौयत की मुश्किल की जा रही थी। जिस यूनिट की वर्दियां हमने पहन रखी थी, इस हेडक्वार्टर में बांट बांट के लोग इकट्ठे किए गए थे। जिस यूनिट की वर्दियां हमने पहन रखी थी उसका जवान भी यहाँ दिखाई दे रहे थे, लेकिन हमने उस बात की खसूसी एहतियात बरती कि हम उनके नजदीक तक न पहुंचे। मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही हम एक नस्ता वीरान इलाके की तरफ, जहाँ दरख्तों की बहतात नजर आ रही थी, घूम गए। यहाँ इक्का दुक्का फौजी ही नजर आ रहे थे, क्योंकि ये ड्यूटियों की तब्दीलों का वक्त था, इसलिए हर कोई अफरा तफरी में दिखाई दे रहा था। हमारा रुख दरख्तों के उस झुंड के पीछे बनने दिफातर की तरफ था, जहाँ मुख्तलिफ नौयत की फाइलें रखी थी। ये दिफातर 3 बजे के बाद बंद हो जाते थे। उसके बाद उस तरफ किसी का आना जाना भी कम हो जाता था। यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 2 जगह पहुँचने पर पासवर्ड बताना पड़ा था। हंगामी सूरत हाल की वजह से लाइट ऑफ थी, सिर्फ सर्च लाइट कभी कभी रोशन करके घुमाई जा रही थी। उसके अलावा भी इस हेडक्वार्टर के चारों तरफ सर्च टावर बनने हुए थे, लेकिन हमने वो सब कुछ भुला दिया था। करीबन 2-2.5 घंटे यहाँ छुपे रहे। ये दिफातर एक बुलाक की सूरत में बने हुए थे। फिर दरख्तों की आड़ लेते हुए हम उनके नजदीक पहुँच गए और अब जल्द अज जल्द कुछ कर गुजरने के लिए बेताब हो रहे थे। इस असला में किसी आमदा खतरे के पेश नजर फरार होने के लिए रास्ते का भी इंतखाब कर लिया था। रात के वक्त ऐसे इलाके आम फौजियों के लिए भी ममनू है और बगैर ड्यूटी के उन जगहों के नजदीक किसी का भटकना भी ममनू होता है। हम दोनों दब्बे पांव आहिस्ता आहिस्ता अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। अपने हदफ से चंद गज के फासले पर अचानक हम दोनों जमीन फूस हो गए, क्योंकि एक साये को हमने दिफातर वाले ब्लॉक के एक कोने से नमदार होते देख लिया था। मेरा हाथ फुर्ती से अपने जेब की तरफ गया और दूसरे हिला में नन्हे से ऑटोमेटिक पिस्तौल पर मेरी गिरफ्त मजबूत हो गई। मैं साये पर टकटी बांधे नजर जमाए लेटा था। जसवंत की हालत भी मुझसे मुख्तलिफ नहीं थी। लेटे लेटे उसने एक मखसूस सिग्नल दिया, जिसका मतलब ये था कि मैं आगे निकलूं और वहां मौजूद पहरेदार को धोखे से अपनी तरफ मुतवज्जे करूं। इस असला में जसवंत को अपना काम कर गुजरना था। इशारा मिलते ही मैं कोनियों के बल तेजी से बुलाक के एक कोने की तरफ रेंगने लगा। जसवंत के करीब से गुजरते हुए मैंने उसके हाथ का दबाव अपनी कमर पर महसूस किया। वो मुझे नेक तमन्नों के साथ अलविदा कह रहा था। जसवंत ने मेरे मुखालिफ समत रेंगना शुरू कर दिया। बुलाक के एक कोने पर पहुंचकर मैं रुक गया। इस असला में वो साया दूसरे कोने पर पहुंच चुका था। पलट कर देखा तो जसवंत मेरे नजदीक पहुंच चुका था। तेजी से बनने पुख्ता फर्श पर रेंगने की वजह से मेरी कोनियों का बुरा हाल होने लगा था। मैं बरामदे के कोने पर दीवार के साथ चिमट गया, जबकि जसवंत मेरे कदमों के साथ रेंगता हुआ आगे निकल गया। वो बरामदे से मुंसलिक छोटी छोटी बार से चिपक गया था। साये ने अपना रुख बदला। अब बरामदा उस फौजी के कदमों की आवाज से गूंजने लगा था। मैं अपनी बेकाबू धड़कनों के साथ करीबन सांस रोके हुए उसकी आमद का मुंतजिर था। जब मुझे यकीन हो गया कि अब वो मेरी मतलूबा जगह पर पहुंच चुका है, तो मैं अपनी जगह से निकला और बगैर आवाज पैदा किए अपनी जगह से सड़क के बरामदे के ऊपर से आने लगा। क्योंकि ये अमल मैंने बगैर आवाज पैदा किए अंजाम दिया था, लेकिन मुझे यकीन था कि आने वाले ने मेरी ये हरकत कोड कर ली होगी। ये आखिरी और खतरनाक तरीन दाव था जो हम खेल रहे थे। अमूमन जासूस ये अमल उस वक्त दोहराते हैं जब कोई और चारा कार बाकी न रहे। हम यहाँ वक्त ज़ाया करने का खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। किसी भी वक्त अंदर मोहन और उसके साथी की गैर हाजिरी पर मिलिट्री पुलिस वाले मुश्तबा हो सकते थे, या किसी भी वक्त इस तरह अचानक आ निकलने की तवक्को की जा सकती थी। हमारी तवक्कुआत के मुताबिक आने वाला टिमक कर रुक गया और चंद सेकंड तक अपनी जगह जम कर खड़ा रहा। वो शशो पंज में मुब्तला दिखाई दे रहा था। खैरियत ये गुजरी कि वो टाज बरादर नहीं था। मेरी हालत ऐसी हो रही थी कि जैसे अभी दिल उछलकर हलक से बाहर आ निकलेगा। मेरे जिस्म की तमाम सिकत आंखों से होते हुए अब हाथों में मुंतकिल हो चुकी थी। मैं किसी भी लम्हे बढ़कर उसका ट्यूटी दहाने के लिए तैयार था। चंद सेकंड बमुश्किल ही अपनी जगह ठहरा, लेकिन हमारे लिए वो चंद लम्हात सदियों पर मुहित दिखाई दे रहे थे।
پھر اس نے اپنے معمول کی رفتار سے میری طرف بڑھنا شروع کیا۔ اپنے کندھے پر لٹکی آٹومیٹک رائفل اس نے دائیں ہاتھ میں مضبوطی سے تھام لی تھی، مکمل تیاری کی حالت میں نہیں، شاید ابھی تک اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا تھا، اور جیسے ہی وہ میرے قریب پہنچا بیک وقت دو اطراف سے اس پر قیامت ٹوٹی۔ جسونت جوش رکھتا ہوا برآمدے کی دیوار کے بالکل ساتھ چپک گیا تھا، اپنی جگہ سے اس طرح اچھلا جیسے اس کے جسم میں لگے طاقتور سپرنگوں نے اسے فضا میں اچھال دیا ہو۔ وہ اڑتا ہوا آیا اور حیرت زدہ پہرے دار، جس کی زبان اچانک پیش آنے والی صورتحال سے کنگ ہو گئی تھی، کہ منہ پر مضبوطی سے ہاتھ جماتا ہوا زمین پر ڈھیر ہو گیا، اور میرے دائیں ہاتھ میں پکڑے پستول کا دستہ اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی زوردار ضرب اس کے زمین پر گرنے سے پہلے ہی اس کی دونوں کان پٹیوں پر قیامت ڈھا گئی تھی۔ میرے اس تیز ایکشن پر جسونت نے ہولے سے سرگوشی کر کے مجھے داد دی، فائن، مگر نگاہیں اس کی بدستور اپنے شکار پر تھی، جو بالکل بے ہوش ہمارے سامنے گرا پڑا تھا، اور جس کی رائفل اس کے ہاتھ سے نکل کر برآمدے کے نیچے کچی جگہ پر جا گری تھی۔ وہ ہر لحاظ سے مجھ سے کہیں سینئر تھا، ممکن ہے اس کے لیے یہ کوئی نئی بات نہ ہو، میرے لیے بہرحال یہ صورتحال پریشان کن ثابت ہو سکتی تھی۔ بے ہوش پہرے دار کو ہم نے چند لمحوں میں اس کی وردی سمیت ہی اس کے ہاتھ پاؤں اور منہ باندھ کر اسی باڑ میں پھینک دیا تھا جہاں جسونت چھپا رہا تھا۔ اول تو وہ صبح سے پہلے ہوش میں آ ہی نہیں سکتا تھا، اور اگر بالفرض وہ ہوش میں آ بھی جاتا تو چیخنے چلانے کے مواقع ختم ہو چکے تھے۔ سرچ لائٹ اس طرف ابھی تک تو گھمائی نہیں گئی تھی، اگر گھمائی بھی جاتی تو اس کا روشنی کی زد میں آنا مشکل تھا۔ اب اصل میں میرا وہ کام شروع ہوا تھا جس میں مجھے خصوصی مہارت اور جسونت پر کسی قدر برتی حاصل تھی۔ ہم مختلف کمروں کے باہر لگی نیم پلیوں پر نظر دوڑاتے اس مخصوص کمرے کے سامنے جا پہنچے جس کی ہمیں تلاش تھی۔ جسونت تو پکڑ کی آڑ میں کھڑا اندھیرے میں حالات کا جائزہ لے رہا تھا، جبکہ میں ایک نظر تالے پر ڈال کر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ قریباً 1.5-2 منٹ تک سر کبائی کے بعد بالآخر مجھے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل ہوئی، اور تار کھٹا کی آواز پیدا کرتا ہوا کھل گیا۔ اس کے بعد بیہوش پہرے دار کی رائفل تھامے جسونت والی جگہ پر کھڑا ہو گیا، جبکہ پنسل ٹارچ سمیت وہ کمرے میں جا گھسا۔ جسونت نے قریباً 10 منٹ اندر لگائے تھے۔ اس سلسلہ میں ایک مرتبہ اس کی مدد کے لیے اندر جا کر مجھے پھر ایک تالے پر زوردار آزمائی کرنا پڑی۔ جب 10 منٹ کے بعد جسونت باہر نکلا تو کامیابی اس کے چہرے سے جھلک رہی تھی۔ اصل میں اب وہ خطرناک مرحلہ آیا تھا جس سے بخیرت گزرتے ہماری کامیابی کا دار و مدار تھا۔ ہیڈ کوارٹر کے چاروں اطراف دیوار بنی ہوئی تھی جس پر خاردار تار لگے ہوئے تھے، اور رات کو 8 بجے کے بعد ان میں بجلی روڈ دوڑنے لگتی تھی۔ اس کے علاوہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اونچے اونچے ٹاور بنائے گئے تھے جن پر مشین گنیں نصب تھیں۔ ان کو کچھ اس انداز سے نصب کیا گیا تھا کہ اشارہ ملنے پر ہیڈ کوارٹر کے کسی بھی حصے میں ان سے فائرنگ کی جا سکتی تھی، اور چند منٹ کے اندر وہ حملہ آوروں کو بھون کر رکھ سکتی تھی۔ 3 بجے پہرے دار بدلتے تھے۔ ہم نے اسی وقت کو یہاں سے نکلنے کے لیے منتخب کیا تھا۔ دونوں گدے جنہیں ہم جسونت کے کوارٹر میں چھوڑ آئے تھے، ان کے 24 گھنٹے سے پہلے ہوش میں آنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ اس وقت بمشکل رات کے 12 بجے تھے، اور ایسے اعصاب شکن حالات میں صبح 3 بجے تک یہاں چھپے رہنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہم وفاتر سے پرے ہٹ گئے تھے۔ جاتے جاتے ایک مرتبہ پھر ہم نے اپنے ایک نئے شکار کا جائزہ لیا۔ وہ گہری نیند سو رہا تھا، اس کی رائفل جسونت کے کندھے پر لٹکی ہوئی تھی۔ وہاں سے چرائے گئے کاغذات کچھ تو میں نے اپنی جیبوں میں ٹھوس لیے تھے، اور کچھ جسونت کے پاس تھے۔ ہم اب درختوں کے جھنڈ تک پہنچ چکے تھے اور وہیں بیٹھے وقت گزار رہے تھے۔ دونوں ہی ایک درخت کی مخالف سمت میں منہ کیے بیٹھے تھے۔ رائفل جسونت کی گود میں دھری تھی اور پستول میری جھولی میں پڑا تھا۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے، کبھی کبھی اکتا جاتا تو پلٹ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ لیتے۔ اس کے علاوہ وقت گزاری کا اور کوئی بہانہ ہمیں میسر نہ تھا۔ جیسے ہی ہیڈ کوارٹر میں لگی گھنٹی پر 3 بار ضرب پڑی، ہم دھڑکتے دلوں کے ساتھ اٹھے۔ منصوبے کے مطابق اپنے شکار کی رائفل جسونت نے کندھے سے لٹکا رکھی تھی، اور اس کا لمبا فوجی کوٹ میں نے پہن رکھا تھا۔ میں نے کوٹ کے کالر کھڑے کر لیے تھے۔ یہ کوٹ ہرگز مجھے فٹ نہیں تھا، لیکن کسی نہ کسی طرح گزارا تو کرنا ہی تھا۔ اس وقت گیٹ تک پہنچنے والے شاید ہم دونوں سب سے پہلے انسان تھے۔ مین گیٹ کے سامنے لگا بیریئر جھکا ہوا تھا۔ ایک کونے پر لکڑی سے بنی چیک پوسٹ کے باہر 2 سپاہی کندھوں سے رائفلیں لٹکائے کھڑے تھے۔ بیریئر کے آگے ایک فوجی موٹر سائیکل کھڑی تھی۔ ہمیں صرف 2 یا 3 منٹ میں جو کچھ بھی چاہیے تھا کر گزرنا تھا۔ اس کے بعد ہمارے لیے کوئی چانس باقی نہیں تھا، کیونکہ کسی لمحے گیٹ پر نئے پہرے داروں کی آمد متوقع تھی۔ میں آگے تھا اور جسونت میرے پیچھے۔ ہم دونوں نے چاہا کہ تیزی سے باہر نکل جائیں۔ اچانک سنسنی کی ایک آواز میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑی، اے ٹھہرو، بالآخر پھنس ہی گئے۔ یہ سوچتا ہوا میں واپس مڑا تو میرے کانوں میں جسونت کی آواز گونجی، ہینڈز اپ۔ اس نے اپنی رائفل دونوں کی طرف تان رکھی تھی۔ فوراً میرا پستول
भी जेब से निकल आया। दोनों ने हार बढ़ाकर हाथ उठा दिए। जसवंत ने तहकमाना लहजे में राइफल की नाली से इशारा करते हुए कहा, मूव। वो दोनों हक्के बक्के अपनी जगह से आगे बढ़ गए। उनके तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी कि पाकिस्तानी कमांडोज यहाँ भी आ जाएंगे। दूसरी तरफ घूमो। जसवंत का अगला हुक्म सुनते ही उन्होंने अपने मुंह हाथ ऊपर किए हुए इस लकड़ी की बनी हुई पोछ की तरफ कर लिए। हमने उन्हें एक लम्हे की मोहलत भी नहीं दी थी। जसवंत ने अपनी राइफल और अपनी पिस्तौल का दस्ता आजमाया। एक ही ज़रब से वो तनावर दरख्तों की तरह कट कर जमीन पर आ रहे। हम दोनों तेजी से मोटरसाइकिल की तरफ लपके और मोटरसाइकिल को भगाना शुरू कर दिया। चंद गज भागने के बाद ही हम उसे स्टार्ट करने में कामयाब हो गए। मैं छलांग लगाकर जसवंत के पीछे बैठ गया। राइफल अभी तक उसके कंधे से लटक रही थी, लेकिन हमारे लिए फिलहाल कार आमद नहीं थी। मैंने अपना पिस्तौल अलबत्ता फायरिंग पोजीशन में जरूर कर लिया था। अभी मुश्किल जसवंत ने पहला गियर बदला था कि सामने से दो फौजी आते दिखाई दिए। ये लोग गालिबन पुराने पहरेदारों की जगह लेने आए थे। उसके साथ ही हमारे पीछे गोली चलने की आवाज आई। चेक पोस्ट पर पहुंचने वालों ने बेहोश पहरेदारों को देखते ही हम पर गोली चला दी थी। उससे पहले कि सामने से आने वाले लोग सूरत हाल समझ पाए, जसवंत ने मोटरसाइकिल का रुख उनकी तरफ मोड़ दिया और जब तक वो संभल कर दोबारा फायरिंग की पोजीशन में आते, हम उनकी दस्त रस्ते दूर जा चुके थे। हमारे पीछे अंधाधुंध फायरिंग हो रही थी, लेकिन जसवंत तमाम हालात से लापरवाह इंतहाई खतरनाक ड्राइविंग का मुजाहरा करते हुए मोटरसाइकिल को भगाए लिए जा रहा था। उस वक्त हम दोनों वाकई किसी अंग्रेजी फिल्म के किरदार दिखाई दे रहे थे। जब हम पक्की सड़क से उतरकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़े, जो ऐसी नाजुक सूरत हाल के पेश नज़र हमने पहले ही मुंतखब कर रखा था, तो मिलिट्री जीप पर लगी सायरन की मखसूस आवाज़ हमें दूर से आती सुनाई देने लगी। ये कच्चा रास्ता नहर पर जाता था और किसी के गुमान में ये बात नहीं आ सकती थी कि हम नहर में डूबने के लिए चले आएंगे, इसलिए किसी के उस तरफ आने के इम्कानात कम ही दिखाई देते थे। मोटरसाइकिल पर जसवंत को मुकम्मल कंट्रोल था। उसने रफ्तार अब खासी कम कर दी थी और हम खेतों के बीचों बीच चले जा रहे थे। कीचड़ में मोटरसाइकिल चलाना कोई खाला जी का खेल नहीं था, लेकिन जसवंत की महारत हर जगह काम आई और हम नहर के किनारे तक जा पहुंचे। यहाँ मोटरसाइकिल खड़ी करके मुझसे कोई बात किए बगैर बंदरों की तरह फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक दरख्त पर जा चढ़ा। गालिबन उसने भी ताक़ुब में आने वाली जीप की आवाज सुन ली थी। हम सड़क से करीबन 2-2.5 फरलांग दूर थे। करीबन 2 मिनट के बाद ही वो नीचे उतरा और शिद्दत जज्बात से बेकाबू होकर मुझसे लिपट गया। उसने बेसाख्ता कहा, ये बना तो टली। मैंने भी खुदा का शुक्र अदा किया। हमें इल्म था कि सिर्फ चंद मिनट की मोहलत मिली थी, क्योंकि ये जीप जो हमारे पीछे आई थी वो तो हंगामी तौर पर तैयार शुदा जीप थी, जो अचानक पेश आने वाली सूरत हाल से निपटने के लिए सेंट्रल हाई रहती थी। उसके पीछे यकीनन और लोग भी आएंगे जो इस इलाके में फौरन बिखर कर हमें ढूंढना शुरू कर देंगे। हम मोटरसाइकिल धकेलते हुए नहर के किनारे तक ले आए, फिर भारतीय फौज की मनोस वर्दी से निजात हासिल की, जिसके नीचे हमने अपने प्राइवेट कपड़े पहन रखे थे। जसवंत के कपड़ों में नायलों का एक थैला बरामद हुआ। हमने बड़ी फुर्ती से चोरी करदा कागजात और अपने कपड़े जूतियों समेत उसमें ठूस दिए। थैले का मुंह नायलों की एक बारीक डोरी से कसकर बांध दिया और उसी डोरी की मदद से मैंने ये थैला अपनी पीठ पर बांध लिया। भारतीय फौजी वर्दियां एक गठी की सूरत में मोटरसाइकिल से बांधी और उन्हें मोटरसाइकिल समेत नहर में गर्क कर दिया। मोटरसाइकिल के गिरने से छिटाके की एक आवाज गूंजी और फिर खामोशी छा गई और उसके बाद हम दोनों भी नहर में कूद गए और पानी के साथ बहते दूसरे किनारे पर बहुत दूर निकल गए। करीबन 20-25 मिनट के बाद जब हम दूसरे किनारे पर बाहर निकले तो महावरता ही नहीं, हकीकत में हमारी कुल्फी जम चुकी थी। गीले जेर जामों से निजात हासिल की और थैले में से कपड़े निकाल कर पहन लिए। अपने जिस्म को गर्म करने के लिए हम दोनों ने करीबन 5 मिनट तक उल्टी सीधी वर्जिशें की। इस इलाके के लिए हम बिल्कुल अजनबी थे और अपनी तरबियत के मुताबिक अब हमें अलग अलग समतों में सफर करना चाहिए था। हमने मौत की शाहराह पर एक दूसरे के संग संग सफर किया। अब जिंदगी की उम्मीद मिली थी तो कैसे जुदा होते। यहाँ भी वही जालिम पहल कर गया। करीबन 1 मील तक सफर करने के बाद जब हमें इर्द गिर्द के खेतों में लोगों की आमदोरफ्त दिखाई देने लगी तो वो एक जगह रुक गया। ये जुदा होने का सिग्नल था। इतने प्यारे और बहादुर साथी से जुदा होने को जी नहीं चाहता था। सीनियर होना यहाँ भी नंबर ले जाओगे, मैंने करीबन रंधे हुए गले से कहा। जसवंत खामोश रहा, शायद अपनी जज्बाती कैफियत पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। फिर बेइख्तियार आगे बढ़कर वो मुझसे लिपट गया। उसकी आंखों में आंसुओं के मोती झमला रहे थे। अलग होते हुए मेरे दोनों कंधे उसने थपथपाए और खुदा हाफिज कहकर मुंह दूसरी तरफ मोड़ लिया। हम दोनों मुखालिफ समतों में चल दिए। काफी देर बाद जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा दोस्त खेतों के वसीर सिलसिले में गायब हो चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें दोस्तों के साथ। कमेंट करके बताएं कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियो आपके पास आसानी से पहुँचती रहे।